इस वक्त मैं हूँ लखनऊ में, जहाँ तापमान तो बेहद सर्द है, लेकिन राजनीतिक तापमान में उफान आया हुआ है। यहाँ पे राजनीतिक माहौल दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के प्रभारी आम आदमी पार्टी के और प्रखर नेता, संसद से लेकर सड़क तक तमाम मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं, संजय सिंह जी। संजय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, देश का छठवां, दुनिया का छठवां देश है। आम आदमी पार्टी कितना बड़ा चैलेंज मानती है? देखिए, दिल्ली में सरकार चलाना एक अलग बात होता है, छोटा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश, बहुत चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, लेकिन इतने बड़े प्रदेश में ये दावा करना कि आप उसी ढर्रे पे सरकार चला देंगे, ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो आंकड़ों के साथ बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी बगैर रिसर्च के, बगैर किसी चीज़ को ज़मीन पर जांच किए हुए कोई ऐलान नहीं करती, कोई घोषणा नहीं करती। और हम ये कहते हैं कि हमारी घोषणाएं जनता के साथ हमारा करार है, एग्रीमेंट है, वो सिर्फ जुमला नहीं है। तो इसलिए जो भी बातें हमने उत्तर प्रदेश को लेके भी कही है वो एक लंबे रिसर्च के बाद ऐलान किया है। और आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5-2 वर्षों से लगातार सक्रिय रही है। हर मुद्दे पे हमने ज़मीन पे लड़ाई लड़ी है। वो चाहे हाथरस कांड हो, वो चाहे विक्रू कांड हो, वो चाहे निवेंद्र मिश्रा की हत्या का कांड हो, इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी की हत्या का कांड हो, वो चाहे विष्णु निषाद का मामला हो, वो चाहे अरुण वाल्मीकि की हत्या का मामला हो, वो चाहे बलिया में एक पाल समाज के व्यक्ति को पूरी प्रशासन के सामने मार दिया गया उसका मामला, जितने भी मामले हैं। और उसी के बदौलत आदित्यनाथ जी ने 21 मुकदमे मेरे खिलाफ लिखे, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया, इसी घर में पुलिस के छापे मरवाए। तो तमाम तरीके से उत्पीड़न भी झेला मैंने। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लाठियां चली, उनको जेल में डाला गया। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 2 वर्षों में उत्तर प्रदेश के जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाया है। कोरोना में हुए घोटाले को हमने उठाया, जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार को हमने उठाया, राम मंदिर की जमीन के खरीद में बीजेपी और ट्रस्ट के लोगों ने किस तरीके से भ्रष्टाचार किया उस मामले को हमने उठाया, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में किस तरह से बच्चियों के नाम पर पैसा 9 करोड़ रुपए निकाल लिया गया उस समय जब कोरोना का काल में विद्यालय बंद था। ये तमाम मुद्दे भ्रष्टाचार के सरकार के खिलाफ किसने उठाए? हम लोगों ने उठाया, आम आदमी पार्टी ने उठाया। और इसलिए आम आदमी पार्टी को 40 लाख वोट जिला पंचायत के चुनाव में मिले। 83 जिला पंचायत की सीटें हमने जीती, सैकड़ों प्रधान बीडीसी हमारे जीत के आए। तो ये कहना कि आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में स्वीकार्यता या उपस्थिति नहीं है, ये मेरे ख्याल से अब ये पुरानी बात हो गई। अब आपने देखा होगा तिरंगा रैली में किस तरह से जन सैलाब उमड़ा है पिछले दिनों जो हमने की। केजरीवाल जी की रैली, वो चाहे मेरठ की हो या लखनऊ की हो, कितनी सफल और बड़ी रैली हुई। तो आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों के साथ जा रही है और हम तो कह रहे हैं खुलेआम कि वो मुद्रा पर चुनाव लड़ेंगे, हम मुद्दा पर चुनाव लड़ेंगे। और हमारा मुद्दा बहुत साफ है, 300 यूनिट बिजली फ्री उत्तर प्रदेश की जनता को, पुराने बिजली के बिल के बकाया माफ, 24 घंटे बिजली और किसानों को बिजली मुफ्त। ये बिजली को लेकर ऐलान है। 10 लाख सरकारी नौकरियां हर साल और 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को तब तक जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती। तीसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है माताओं बहनों को, 18 साल के ऊपर की जितनी हमारी माताएं बहनें, उनको 1,000 रुपए प्रति माह। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। और आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लोग पूछते हैं कि भाई इतना बड़ा राज्य है आप कैसे करेंगे। बहुत छोटे से 1 मिनट में मैं समझा सकता हूं आपको। 300 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं की जो संख्या है उत्तर प्रदेश में 2,85,00,000, और उन पर जो बिजली का बिल आता है वो आता है 19,000 करोड़ रुपए एक साल का। 5,80,000 करोड़ रुपए के बजट से उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी को मुफ्त बिजली देने का, राहत देने का फैसला आम आदमी पार्टी की ही सरकार कर सकती है। और 19,000 करोड़ रुपए बहुत आराम से निकाला जा सकता है 5,80,000 करोड़ के बजट से। अच्छा, इसी तरह आप वो भी निकाल लेंगे जो आप करें? मैं आपको बता रहा हूं बेरोजगारी भत्ता कैसे 5,000 रुपए हर महीने देंगे। 34 लाख एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उत्तर प्रदेश के दर्ज बेरोजगार हैं। बेरोजगारों की संख्या 34 लाख है उत्तर प्रदेश के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। अब अगर आप उनको 5,000 रुपए हर महीने देते हैं तो 1,700 करोड़ रुपए प्रतिमाह और 20,400 करोड़ रुपए सालाना।
यानी जितना पैसा नीरव मोदी और मेहुल चौकसी लेके भाग गया, उतने में पूरे यूपी के मतदाताओं, नौजवानों को, बेरोजगार नौजवानों को, हमारे छात्र छात्राओं को, उनको 5,000 रुपए हर महीने आप दे सकते हैं। 19,000 करोड़ रुपए, यानी कि जितना ललित मोदी, नितिन संदेशरा लेके भाग गया, उतना पैसा विजय माल्या लेके भाग गया, उतना पैसे में आप पूरे यूपी के लोगों को बिजली फ्री दे सकते हैं। ये सारा कुछ रिसर्च करके, आंकड़े निकाल के हम लोगों ने ऐलान किया है। और इसलिए आम आदमी पार्टी जो कहती है वो जुमला नहीं बोलती, आम आदमी पार्टी जो कहती है उसको करके दिखाती है। तो हमने जो ऐलान किया है उसको जमीन पे हम पूरा करके दिखाएंगे। अच्छा, ये बड़ा ट्रिकी माना जाता है कि जब संजय सिंह कोई बोलते हैं तो कहीं कहते हैं कहीं पे निशाना कहीं पे। आपने कहा 19,000 करोड़, कोई और भी उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन विजय माल्या, नीरव मोदी, इनको ला करके आप कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं गवर्नमेंट को। बेईमान किस सरकार में पनपे, ये किसके करीबी रहे हैं? नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, ये किसके करीबी रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री जी उनको मेहुल भाई कह के बुलाते हैं, पूरा देश सुनता है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं छिपी बात नहीं है। इन लोगों के रिश्ते भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। इन लोगों को भगाने का काम हिंदुस्तान से बीजेपी की सरकार ने किया, और विजय माल्या को तो बिल्कुल सेफ पैसेज दिया गया निकलने के लिए। अच्छा संजय सिंह जी, ये लगता नहीं है कि हर 3 महीने पे खबर चलती है, माल्या आएगा इस जेल में रहेगा, नीरव मोदी आएगा उस जेल में रहेगा। कहां है वो लोग? पकड़े गए आज तक? हिंदुस्तान की जनता का 10.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों ने बैंक से खाली कर दिया। किसका पैसा है ये? आपका, हमारा, गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर का, कर्मचारी का। आप अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा बैंकों में जमा करते हैं, सरकार उसको उठा के इन चंद पूंजीपतियों को देती है, और वो हिंदुस्तान को लूट के विदेश भाग जाते हैं। दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल जी ने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। 70 पॉइंट का हमारा एजेंडा था, हमने उससे ज्यादा काम करके दिखाया। ठीक है, लेकिन बीजेपी का तो ये कहना है कि साहब उत्तर प्रदेश में इतना विकास हुआ, एयरपोर्ट्स बन गए, रोड्स बन गई, हाईवेज बन गए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन गया, राम मंदिर बन गया, किसानों का मुद्दा सॉल्व हो गया, पीडीएस पहुंच गया, किसान सम्मान निधि मिल गई। इतनी लंबी फहरिस्त है उपलब्धियों की कि विपक्ष के पास कुछ है नहीं, तो लिहाजा वो बेचारे बौखलाए हुए हैं। नहीं, मुझे लगता है कि बहुत कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में। हजारों लाशें नदी के घाट पे सड़ी हुई पाई, ये हुआ उत्तर प्रदेश में। 500 का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया, 1,600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया, 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 55,000 में खरीदा गया, 8 लाख का वेंटिलेटर 22 लाख में खरीदा गया। जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ, ये हुआ उत्तर प्रदेश में। बालिका विद्यालय जो कस्तूरबा का वंचित समाज की बच्चियों के लिए होता है, जब कोरोना के समय में वो बंद था अखिलेश जी, उस टाइम में 9 करोड़ रुपए उनके खाने और स्टेशनरी के नाम पे निकाल लिया गया। ये हुआ उत्तर प्रदेश में। तो अगर आप इसको विकास मानते हैं कि नौजवान जब सड़कों पर उतरता है तो उसको लाठियों से पीट के माँ बहन की गालियां दी जाती हैं, क्योंकि वो शिक्षक भर्ती के लिए निकलता है, क्योंकि वो टीईटी के परीक्षा के लिए निकलता है, क्योंकि वो दरोगा और सिपाही की परीक्षा के लिए निकलता है, क्योंकि शिक्षा मित्र महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को आजादी के बाद पहली बार सिंध मुड़वा के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा, और ये कहते हैं यहां विकास हुआ, तरक्की हुई। तो ये लाठी जो खाते हैं नौजवान, ये मूर्ख हैं। 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठा रहा अखिलेश जी, उनको मवाली कहते हैं ये लोग, आतंकवादी कहते हैं ये लोग। गोली से मार दो, जूतों से मारो, लाठियों से पीटो। प्रधानमंत्री ने माफी तो मांग लिया ना? नहीं, माफी, अरे भरोसा दिया कि बिल वापस नहीं होगा। प्रधानमंत्री इस देश के इतने नादान और मासूम है आपको लगता है? वो एक शातिर राजनीतिक खिलाड़ी है। मैं जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो किसानों के काले कानून वापस नहीं होते। मैंने तो पार्लियामेंट में माइक तोड़ा था, मेरी बड़ी आलोचना हुई, मुझे सस्पेंड किया गया था इन्हीं काले कानूनों को लेके। और मैंने उस दिन भी कहा था कि आपने हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के मौत के फरमान पर हस्ताक्षर किया है, ये काला कानून वो है। ठीक है, अब तो मानेंगे, कुछ दिखाई नहीं दिया। अच्छा, अब तो मानेंगे कि प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति अगर वचन दे दिया, उनकी बात पे भरोसा तो करेंगे ना? हो, मैं कह रहा हूं उनके वचन पे क्या भरोसा किया जाए। 15 लाख आ गए लोगों के खाते में, 2 करोड़ नौकरियां मिल गई हर साल। किस बात पे भरोसा किया जाए प्रधानमंत्री के? आय दोगुना हो गई किसानों की। प्रधानमंत्री जी ने जितने वादे किए इस देश की जनता से, काला धन आ गया। आप बताइए, नोटबंदी से हिंदुस्तान के लोगों की तकदीर बदल गई, जीएसटी से दूसरी आजादी मिल गई हिंदुस्तान को। किस बात पे भरोसा करें प्रधानमंत्री की? किसानों को आपने 1 साल तक तड़पाया,
उनको अपमानित किया, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देशद्रोही, मवाली, गुंडा। हमारे पिताजी भी किसानी करते हैं। हमारे करोड़ों लोग हिंदुस्तान में अन्नदाता, वो जो पैदा करते हैं हम उसको खा के जिंदा हैं, और आप उनको खालिस्तानी कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये आपने कभी देखा शतक पार कर गई पेट्रोल और डीजल? उस समय में जब कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पिछली सरकार की तुलना में कम है, उस समय में आप सैकड़े में पेट्रोल जा रहा है, सैकड़े में डीजल जा रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला उठाया गया वो एक गंभीर विषय था? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री एक सर्वोच्च पद है लोकतंत्र का, उसकी सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर 70,000 कुर्सी लगा के 70 लोग आएंगे तो ये भी एक बड़ा अपमानजनक मामला है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बीजेपी फेल हुई वहां पे लोग उनके नहीं आए उनको सुनने के लिए। प्रधानमंत्री के करीब जो लोग पहुंच के नारेबाजी कर रहे थे उनको रोका जाना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। क्यों नहीं उनकी सिक्योरिटी ने उनको रोका? हाथ में झंडा लेके वो मोदी जी की जिंदाबाद लगा रहे थे और कुछ चैनल उनको प्रदर्शनकारी बता रहे थे। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इतना संवेदनशील होना चाहिए कि 750 किसान अगर शहीद होते हैं तो कम से कम 2 शब्द संवेदना के लिए उनके लिए तो बोल सकते हैं, एक ट्वीट तो कर सकते हैं। हम लोगों ने राज्यसभा में प्रस्ताव पारित कराने की कोशिश की कि एक शोक संवेदना का प्रस्ताव पारित करा दिया जाए, ये सरकार तैयार नहीं हुई, ये हकीकत है। इसीलिए सर विपक्ष कहता है कि संजय सिंह साहब शब्दों के माफिया हैं, आंकड़ों के जादूगर हैं। वो जिस तरह आपने ऑक्सीमीटर सारी चीज़ों को सुनाया, बताया, आप उनका बीजेपी का यही कहना है कि गवर्नमेंट के सिर्फ एक पहलू को देखते हैं, उनको विकास का पहलू पता नहीं क्यों दिखाई नहीं देता है, कानून व्यवस्था का पहलू दिखाई नहीं देता है, कितने लोगों पर बुलडोजर चला वो दिखाई नहीं देता है। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, चला बुलडोजर अजय मिश्रा के घर पे? पूछ तो रहा हूं आपसे। जिसकी गाड़ी से 4 किसान और 1 पत्रकार कुचल के मार दिए गए, आपने देखा नहीं? पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया में हम शर्मिंदा हुए कि देश के गृह राज्य मंत्री की गाड़ी से 4 किसान और 1 पत्रकार कुचल के मार दिया गया। क्या कार्रवाई हुई? आज भी बेशर्मी के साथ वो देश की सत्ता में बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ मंत्रिमंडल में है, उनके यहां चला बुलडोजर। प्रभात मिश्रा जो आपने कहा ना मार दिए गए अपराधी, कार्रवाई हुई, 12वीं में पढ़ने वाला प्रभात मिश्रा जिसके खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं था, उसकी हत्या कर दी गई इनकाउंटर करके। कोई सवाल पूछेगा इस सरकार से? इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी वीडियो बनाता है, उसके साक्ष्य हैं कि योगी जी हमें बचा लीजिए, हमें एसएसपी मरवा देगा, रंगदारी मांग रहा है, और उसकी हत्या हो जाती है एक हफ्ते के बाद। 302 का मुलजिम है महोबा का एसएसपी पाटीदार, और आज तक फरार है। आपने अब तक सुना होगा चोर फरार, माफिया फरार, डाकू फरार। उत्तर प्रदेश में पुलिस फरार, एसएसपी फरार, दरोगा फरार, ये हो रहा है। तो इसलिए खाली बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा, जमीन पे जो दिखाई दे रहा है उससे कैसे आप इनकार कर सकते हैं? वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो संजय सिंह से जानेंगे कि आखिर राम मंदिर पे इनको क्या आपत्ति है, और जो तमाम दल बदल के लोग दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं उस पर इनकी राय क्या है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से। संजय सिंह जी कह रहे हैं कि चूंकि बीजेपी के अपने एजेंडा के घोषणा पत्र को पूरा कर रही है, 370 खत्म कर दिया, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो एक बड़ी लहर है, बड़ी उपलब्धि है राम मंदिर, लेकिन आपको आपत्ति है क्योंकि बड़ा वोट बैंक भी उनके साथ चला जाएगा, इसलिए आपको आपत्ति है और आप कोई ना कोई अड़ंगा लगाते रहते हैं। देखिए, भाजपाइयों के लिए 2 चीज कहूंगा कि देखो ए दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। और दूसरी लाइन क्या है कि सीता मैया दुखी हैं भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। आप जाइए अयोध्या और पता कीजिए कि जिस प्रभु श्री राम के मंदिर को बनाने के लिए करोड़ों लोगों ने अपना पेट काट के चंदा दिया, उस चंदे में चंदा चोरी कर रहे हैं लोग। इनको शर्म नहीं आती? ट्रस्ट और बीजेपी के लोग मिलके 2 करोड़ की जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से 18.5 करोड़ में खरीदते हैं 5 मिनट के अंदर।
7:10 पे 2 करोड़ में जो जमीन खरीदी जाती है, 7:15 पे वही जमीन 18.5 करोड़ में ट्रस्ट और बीजेपी के लोग मिलकर खरीदते हैं। 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार 5 मिनट में। तो जो लोग प्रभु श्री राम के नहीं हुए, ना ये लोग राम के हैं ना आम के हैं, ये किसी के नहीं है। इनको सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, बेईमानी करनी है। तो ये मुझे लगता है कि प्रभु श्री राम का सिर्फ नाम लेते हैं, आचरण में ठीक उसके विपरीत काम करते हैं। अच्छा, कुछ भी हो, राम मंदिर बनवाना तो आप एक उपलब्धि मानते हैं कि नहीं? तो राम मंदिर तो बन रहे, इसका विरोध किसने किया? प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर वहां पर बने, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है, इसकी स्वीकार्यता सब में है। लेकिन उस मंदिर के नाम पे चंदा चोरी करने की तो इजाजत नहीं दी जा सकती। जो लोग अपना पेट काट के, अब वहां कानपुर वालों ने एक बैनर लगा दिया, चंदा चोरों से सावधान, भाजपाई निकल के फाड़ने लगे उसको। लोगों ने कहा भैया इसमें तुम्हारा नाम तो लिखा नहीं। कहे नहीं नहीं, हमें मालूम है किसका लिखा है। तो जो पार्टी और उनके वर्कर बेचारे अपमानित हो रहे हैं गलियों में, उनको लोग चंदा चोर कह रहे हैं। यह हालत हो गई भाजपाइयों की यूपी के अंदर। यूपी में राजनीतिक तौर पे जितने बड़े स्तर पे आप देख रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, धर्म सिंह सैनी जा रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं, उनका कहना है कि साहब पिछड़ों की बड़ी उपेक्षा हुई और वो समझ नहीं पाए, भारतीय जनता पार्टी ने उनका उपयोग किया और इसलिए जो है अब वो अंतिम समय में अपनी निष्ठा बदल के जा रहे हैं। देखिए, कौन किस दल में जा रहा है ये उसका अपना निर्णय है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी इतने भोले नेता हैं कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी का इतिहास भूगोल नहीं पता था, यह मैं मानने को तैयार नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी उस संघ से निकली है जहां 94 वर्षों में एक भी दलित और पिछड़ा आज तक संघ का प्रमुख नहीं हुआ। क्या यह बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी को नहीं मालूम थी? क्या यह बात उन तमाम नेताओं को नहीं पता थी जो भारतीय जनता पार्टी में गए, 5 साल मंत्री बन के रहे? तो इसलिए अब आप ये चुनाव के समय में अगर ये बातें कहते हैं तो आपका समाज भी इन बातों पर यकीन नहीं करेगा, क्योंकि आप उस दल में गए जो दल हमेशा से दलितों और पिछड़ों का विरोधी रहा है। और कहां थे आप हाथरस कांड के वक्त? आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। कहां थे आप जब बलिया में एक पाल की हत्या सरकार के सामने हो गई? कहां थे आप जब विष्णु निषाद कानपुर में मारा गया? कहां थे आप जब संजीत यादव का अपहरण हुआ और उसकी हत्या कर दी गई? तो फिर आपको क्या कहां थे जब उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण का घोटाला किया गया? आप उठा के पार्लियामेंट का रिकॉर्ड देखिए, जब सवर्णों के आरक्षण का मुद्दा आया, किस किस पार्टी ने उसका विरोध किया? हमने कहा कि यह दलितों और पिछड़ों के हक पर डाका है, यह नहीं होना चाहिए। उठा के रिकॉर्ड चेक कीजिए पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण के साथ जब गड़बड़ी और घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, इसका मसला देश की संसद में मैंने उठाया। आप सिर्फ 5 साल मंत्री बन के चुपचाप बैठे रहेंगे, हाथरस कांड पे नहीं बोलेंगे, पिछड़ों के आरक्षण पे नहीं बोलेंगे, और अंत समय में अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब दलितों पिछड़ों की उपेक्षा हुई। आप गए क्यों थे उस दल में भाई? वो तो दल हमेशा से दलितों पिछड़ों का विरोधी रहा है, और 5 साल तक आप दलितों पिछड़ों के मुद्दे पे बोले क्यों नहीं कुछ आप? तो आप अपने राजनीतिक फायदे नुकसान के लिए कहीं जाइए, वो एक अलग विषय है। दलितों पिछड़ों की उपेक्षा के कारण आप दुखी होकर आए हैं, यह कहना एक बेईमानी है, क्योंकि आपने 5 साल तक उस दल में रह के काम किया जो दल 94 वर्षों का इतिहास। किसने बोला आप मुझे बताइए? अखिलेश जी, जब देश के महामहिम राष्ट्रपति को भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया, संजय सिंह ने आवाज उठाई। एक शब्द नहीं निकला किसी स्वामी प्रसाद मौर्य और किसी पिछड़े दलित के नेता के मुंह से। क्यों नहीं निकला? क्यों नहीं निकला? तो फिर आपको क्या लगता है क्यों? दलितों पिछड़ों के हित में खाली चुनाव के समय में बयान देने से, और 5 साल जब आप पद पे रहिए तो खामोशी रखिए, ये ठीक बात नहीं है। इसलिए चुनावी मौसम में खाली आपको दलितों पिछड़ों की उपेक्षा दिख रही है, ये बात ठीक नहीं है। हाँ, आप अपने राजनीतिक नफे नुकसान के नाते किस दल में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, वो एक अलग विषय है, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। पिछड़ों दलितों का मुखौटा न लगाइए। नहीं भाई, आप बताइए कोई भी अंबेडकरवादी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में कैसे जा सकता है? जो पार्टी नफरत की बुनियाद पे बनी, जो पार्टी छुआछूत भेदभाव के बुनियाद पे बनी, जिस पार्टी में 94 वर्षों में संघ का एक भी प्रमुख दलित और पिछड़ा नहीं हुआ, उस दल में हम मंत्री बनने के लिए शामिल होते हैं 5 साल तक, तो गलती किसकी है?
और कम से कम स्वामी प्रसाद मौर्य जी इतने सीधे और नादान नेता नहीं है कि उनको ये सब हिस्ट्री भाजपा की नहीं मालूम थी। दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की चल रही है। अखिलेश जी जाइए देखिए किस तरीके से हम लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का निर्णय लिया अरविंद केजरीवाल जी ने। किस तरीके से वहां शिक्षा मुफ्त, स्वास्थ्य मुफ्त करके शिक्षा की प्रगति के रास्ते पे लेके आए। किससे लाभ, किसको लाभ हो रहा है इसका? घर घर राशन योजना से किसको लाभ हो रहा है? समाज के वंचित, पिछड़े, शोषित लोगों को। ठीक है, नहीं आपको लग रहा है कि सदी जी असल मुद्दों पे चुनाव हो रहा है? कभी 80-20 की बात कही जाती है, कभी 85-15 की बात कही जाती है। 80-20 की बात करने वाले फर्जी और नफरत फैलाने वाले लोग हैं अखिलेश जी। कौन बात कर रहा है 80-20 की? आदित्यनाथ जी, वो बताए ना मुझे। सुबोध सिंह इंस्पेक्टर 80 में था, 20 में था। 1 साल तक सड़क पे लड़ने वाला किसान 80 में था, 20 में था। हाथरस की वो गरीब बेटी जिसको रात में 2 बजे जला दिया गया 80 में थी, 20 में थी। अरुण वाल्मीकि सफाई कर्मी जिसका फर्जी इनकाउंटर हो गया 80 में था, 20 में था। मनीष गुप्ता 80 में था, 20 में था। प्रभात मिश्रा जिसका फर्जी इनकाउंटर हो गया 80 में था, 20 में था। निवेंद्र मिश्रा 3 बार के लोकप्रिय विधायक जिनकी हत्या हो गई 80 में थे, 20 में थे। 4 किसान, 1 पत्रकार कुचल के मार दिए गए 80 में थे, 20 में थे। इंद्रकांत त्रिपाठी व्यापारी मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी एसएसपी ने रंगदारी मांग के 80 में था, 20 में था। आप उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने पे तुले हुए, नफरत फैलाने पे तुले हुए। चुनाव के समय में नकली नारों पे आप लोग वोट मांगते हैं। बुनियादी मुद्दों पर वोट मांगिए। नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, किसान को उसके फसल का दाम कैसे मिलेगा। इसलिए मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हर 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव इन्हीं तमाम नकली मुद्दों पर होता है। और उत्तर प्रदेश की जनता से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, अगर इन नकली नारों के चक्कर में आप फंसे रहेंगे तो ना बिजली मुफ्त की सेवा मिल पाएगी, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना इलाज, ना उत्तर प्रदेश की तरक्की, ना नौजवानों को रोजगार। इन मुद्दों का समाधान नहीं होगा, क्योंकि ये लोग समाधान करने वाले लोग नहीं हैं। ये समस्याओं को उलझाने और बढ़ाने वाले लोग हैं। ठीक है, आपको लगता है सर कि ये पहला ऐसा चुनाव है जब चुनाव आयोग ने रैलियों पे रोक लगा दी, आप जनसंपर्क नहीं कर सकते हैं, अपनी बात कह नहीं सकते हैं, तो क्या वर्चुअल पे सब कुछ टिक गया है? तो एक नया चैलेंज है आपके लिए, नए ढंग से लोगों से, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, कैसे आप जा पाएंगे? हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है। हम तो चाहते हैं कि न्यूनतम खर्च में चुनाव हो, तो हमारे लिए तो बिल्कुल चैलेंज नहीं है। उन्होंने 300 की मीटिंग कही है, ठीक है, 300 की मीटिंग कर लेंगे। उन्होंने कहा वर्चुअल माध्यम से अपनी बात पहुंचाइए, फेसबुक, दूसरे माध्यमों से अपनी बात पहुंचा लेंगे। जनता का जीवन सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी है। और अगर कोरोना की महामारी में आप ये निर्णय ले रहे हैं तो उसका कोई भी संवेदनशील व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता है। मतलब चुनाव आयोग तो ठीक कदम उठा रहा है, आप मानते हैं? हाँ, बिल्कुल उठा रहे। और ये कोई अच्छा, ये एक नया चैलेंज है सर कि वर्चुअल फेसबुक पे, चूंकि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन ही नहीं होगा, तो उन तक बात पहुंचाना एक नया चैलेंज है। बड़ी बड़ी रैलियां गांव-गांव में आज की तारीख में फोन है। और दूसरी चीज क्या है कि आप अगर आपके पास कार्यकर्ता हैं, एक एरिया में ज्यादा से ज्यादा 60-70 हजार घर होंगे। मैं ऐसे छोटा आंकड़ा बता देता हूं। अगर 5-5 लोगों की 30 टीमें आप बना देते हैं तो आप 2-2, 3-3 बार डोर टू डोर कर सकते हैं। जाइए, घर घर पर्चा पहुंचाइए अपना, क्या दिक्कत है? घर घर चर्चा, घर घर पर्चा आम आदमी पार्टी का अभियान चल रहा है। तो हम तो पर्चा पहुंचा रहे हैं लोगों तक, अपनी बातें पहुंचा रहे हैं। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी डोर टू डोर कर रहे हैं, मनीष सिसोदिया डोर टू डोर कर रहे हैं, मैं डोर टू डोर कर रहा हूँ, खुद से डोर टू डोर कर रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर कर रहे हैं। तो ये लोग, नेता लोग क्यों ये सोचते हैं कि सिर्फ हेलीकॉप्टर से प्रचार करेंगे? ठीक है, डोर टू डोर निकलिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल है सदी जी, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में आपको चैलेंज क्या लगता है, और क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी क्या कुछ कर पाएगी, और जो अगली सरकार बनेगी उसमें रोल क्या होने वाला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो नफरत की राजनीति से बचना है। अगर ये जाति, धर्म और नफरत की राजनीति से लोग बचकर अपने विवेक से वोट करेंगे तो एक स्वच्छ राजनीति को उत्तर प्रदेश में जन्म दे पाएंगे। मुद्दा आधारित राजनीति, जिसमें फसल के दाम के लिए किसान को मंडी में रोना ना पड़े, जिसमें नौजवान को रोजगार के लिए लाठियां ना खानी पड़े,
जिसमें हमारी बहनों को सुरक्षा के लिए घबराना ना पड़े, उनके परिवार को चिंता न करनी पड़े, जिसमें व्यापारी स्वतंत्र होकर अपना व्यापार कर सके, उससे कोई अपहरण और फिरौती का खतरा ना हो, उसको किसी प्रकार का खतरा महसूस ना हो कि उसका अपहरण हो जाएगा या उससे फिरौती मांगी जाएगी। एक ऐसा डेवलपमेंट का मॉडल हो जहां पे उद्योग धंधे लग सके, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। आज आप सोचिए 12-12 घंटे जब बिजली की कटौती होगी, कौन सा उद्योग धंधा लगेगा और कौन सा उद्योग धंधा चलेगा? तो ये बुनियादी चीजें हैं, इस पे चुनाव होना चाहिए, इस पे चुनाव होना चाहिए और बीजेपी से ड्रिल करने की कोशिश करेगी। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सड़कों पे, रोजगार पे। भाई प्रदेश तो इससे आगे बढ़ेगा ना, किसान की आमदनी से, फसल के दाम से। बाकी आप रट्टू तोता की तरह कुछ भी रटते रहिए। अच्छा, आपका सफल प्रयोग रहा है, 75 साल में आपने इन्हीं जाति धर्म के चक्कर में लोगों को फंसा के अरबों की संपत्ति बनाई है, तो वो सबसे आसान रूट लगता है। आम आदमी पार्टी कहां देख रही है अपने आप को इस चुनाव में? देखिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है, और मैं तो खुलेआम कहता हूं कि भैया हमारा कोई वोट बैंक नहीं है, हमारा किसी जाति का वोट बैंक नहीं है, हमारा किसी धर्म का वोट बैंक नहीं है। जिसको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए वो हमारा वोट बैंक है, जिसको अपने अच्छे बच्चों की शिक्षा चाहिए, जिसको मुफ्त इलाज चाहिए, जिसको बस की यात्रा फ्री चाहिए, जिसको 5,000 बेरोजगारी भत्ता चाहिए, जिसको हर महीने माताओं बहनों के लिए 1,000 रुपए चाहिए, हमारा वोट बैंक वो है। उसके नाम पे अगर आप वोट देना चाहते हैं, हमारे साथ आइए, वोट दीजिए। हम आम आदमी पार्टी को उस विकल्प के रूप में देखते हैं, और 40 लाख वोट अगर हमें जिला पंचायत में मिला तो मैं ये कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी के बारे में एक अच्छी धारणा लोगों में बन रही है और एक स्वीकार्यता लोगों के बीच में है, और इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, ऐसी मैं उम्मीद उत्तर प्रदेश की जनता से करता हूं। जनता टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपके दर्शकों को। तो ये थे संजय सिंह जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से अपनी बात कही और बहुत साफ गोई से उन्होंने कहा इनका कोई वोट बैंक नहीं है। इनके जो मुद्दे हैं, जिन बात पे जनता की सेवा करना चाहते हैं, अगर लोगों को लगता है कि ये उनके लिए फ़ायदेमंद है तो जरूर उनके साथ आए। कैमरामैन कमल के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।